solubility of a gas in a liquid। अब सीधी सी बात है, यहाँ बात क्या करता है ये, अगर ऑक्सीजन, if oxygen is not dissolved or soluble in water, so it will be very difficult for aquatic animal to survive, right? Many gases dissolve in water. Oxygen dissolve only to a small extent in water. It is this dissolved oxygen which sustains all aquatic animal। तो जितने भी इसके एनिमल हैं वाटर के, वो सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। लेकिन याद रखना, जो बड़े होंगे, बिग साइजेस वाले एनिमल हैं, उनका काम इससे नहीं चलेगा, छोटे छोटे उनका काम चल जाता है। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl is highly soluble in water, so solubility of gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे प्रेशर के ऊपर। टेम्परेचर तो है ही, तो solubility of any gas in liquid, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कैसी है? मोर टेम्परेचर लेस solubility। कार्टून अभी उस दिन मैं बताया भी था कि ठंडे पानी की जो मछलियां होती हैं मोटी मोटी होती हैं। मोर टेम्परेचर लेस सॉल्युबिलिटी। अरे आपको खुद एक एग्जांपल भी बताया था, आप अपने घर में पानी को जैसे गर्म करने के लिए स्टोव पे रखते हो, गैस स्टोव पे, क्या होता है, उसमें से पानी के बुलबुले, उसमें सारी ऑक्सीजन बाहर आनी शुरू हो जाती है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ये बात मैंने डिस्कस किया था कि नहीं? बोलो। हाँ, तो अभी भूलो मत यार, ऐसे भूलोगे तो कैसे मजा आएगा फिर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर लगाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, प्रेशर ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। ओके, ग्रेटर टेम्परेचर लेसर सॉल्युबिलिटी। आई होप ये दोनों चीजें याद रखोगे, है ना। फॉर सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन ए सॉल्वेंट, कंसिडर सिस्टम एज शोन इन द फिगर 2.1a। लोअर पार्ट इज, अब यहाँ पे चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, इस फिगर में बहुत सुंदर सिखाया हुआ है, बच्चों को फिगर समझ में नहीं आता इसलिए अच्छे से बात नहीं कर पाते। सपोज ये आपका लिक्विड है, ध्यान से सुनना। अभी ये क्या है? जो भी सॉल्वेंट है, ये है आपका सॉल्वेंट। कुछ भी सॉल्वेंट होने दो, फ्यूम भी बनेगा और गैस भी होगी। और ये ऊपर का पोर्शन है गैस, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है? गैस। ये इसके ऊपर आपने एक वेट रखा हुआ है, वेट इज नथिंग बट सम प्रेशर। अगर आप इसको खुला छोड़ दो, ये सब नहीं हो, मान लो ये सब नहीं होता, तो गैसेस के मॉलिक्यूल ऊपर रहते, बस दैट्स ऑल। लेकिन जब आपने इसके ऊपर एक पिस्टन जैसा बना के और ऊपर से एक वेट रख दिया, और वेट क्या किया, मान लो ये लेवल यहाँ तक रहा होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, और जैसे आपने यहाँ से वेट रखा तो धीरे धीरे क्या करेगा, प्रेशर बनेगा, गैस होगी कंप्रेस। लिक्विड कंप्रेस होगा क्या? लिक्विड तो नहीं होगा कंप्रेस, बट गैस होगी, तो गैस थोड़ी नीचे आएगी। जैसे थोड़ी नीचे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब नीचे आते आते एक टाइम आएगा जब रुक जाएगी। रुकने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब फर्दर उसके बाद वो नीचे नहीं जाएगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल पहले एटमॉस्फेयर के थे यहाँ पे, ये इतने थोड़ा नजदीक आ गए, मतलब इनसे भी दूर रहे होंगे क्योंकि प्रेशर था ही नहीं, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये और दूर थे, प्रेशर इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने W1 रखा, उसका मतलब है गैस थोड़ी सी कंप्रेस हुई। जब कंप्रेस होगी तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? दे विल कम क्लोजर, दे विल कम क्लोजर। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, नंबर 1। नंबर 2, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने इस पे प्रेशर डाला, ये गैस क्या करेगी, प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। किसके अंदर? जो भी लिक्विड, सॉल्वेंट, पानी या जो भी है, इसके अंदर वो एंट्री करेगा। फिर उसके बाद आप देखते हो
चलो यार ठीक है, अभी तो मैंने W1 रखा था, अब मैं W2 भी रखूंगा और W3 रखूंगा। आपने और वजन बढ़ा दिया, W2 रखा जब, तो ये और नीचे, मान लो यहां तक आया होगा, यहां तक आया होगा। जब यहां तक आओगे तो सीधी सी बात है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं अगेन दे विल कम क्लोजर, मोर क्लोजर, ठीक है। और जब जितने ज्यादा क्लोजर आएंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे ये गैस जो है वो लिक्विड के अंदर एंट्री करेगी, सॉल्युबिलिटी यहां बढ़ रही है, मालूम है। आप खुद बताओ मुझे, जो भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, थम्स अप, कोका कोला या जो भी है, स्प्राइट, जो भी होता है, आप इनको जब खोलते हो तो क्या होता है, बोलो। हाँ, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी तक तो शांत था, द मोमेंट यू ओपन इट वो उबाल आना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? CO2 डिजॉल्व रहता है, इट वॉज अंडर प्रेशर। उसको जब सील किया गया, उसके ऊपर बॉटल का ढक्कन लगाया गया, तो उस समय वो क्या था, उस समय क्या हुआ उसके साथ, जब ढक्कन लगाया गया तो उसके अंदर बहुत प्रेशर लगा था, कार्बन डाइऑक्साइड को भरा गया, साथ में कम प्रेशर दिया गया, अंदर अंदर की लिक्विड को भी, गैस को भी कंप्रेस किया गया एक तरीके से, और ढक्कन कर दिया बंद, सील हो गया अंडर प्रेशर। अब जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बॉटल का प्रेशर है, वो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, थोड़ी ऑक्सीजन से ज्यादा ही डिजॉल्व होती है। तो द मोमेंट यू ओपन इट क्या होगा, बोलो। यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाहर, अंदर की गैस बाहर की तरफ भागेगी, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वलाइज करेगा, तो अंदर की जो लिक्विड है वो तेजी से बाहर भागती है। इनफैक्ट लिक्विड नहीं भागना चाहता, उसके साथ गैस भागती है इनफैक्ट, लेकिन गैस लिक्विड को भी साथ में ले जाएगी ना, उसको मौका कहाँ मिल रहा है बाहर भागने का, अकेले। पहले उसको लिक्विड से बाहर आना पड़ेगा, तब वो भाग पाएगी बाहर, लेकिन अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो लिक्विड को साथ में लेके बाहर की तरफ भागता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग अच्छे से समझना है, बढ़िया से, जितना अच्छा समझ के रखोगे उतना बढ़िया पढ़ने में भी आनंद आएगा आपको। तो चलो कहाँ तक आ गए, हम आ गए थे हम लोग, हाँ, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ बोलता द लोअर पार्ट इज सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज इन इज गैस। अभी जो मैंने बताया वही बात बता रहा है कि नीचे, नीचे वाले लोअर पार्ट में क्या है, लिक्विड है, सोल्यूशन है। आगे क्या बोलता है, इन द सिस्टम एट प्रेशर P, और उसका प्रेशर कितना है P, एंड टेम्परेचर कितना है T, एक सम टेम्परेचर एंड सम प्रेशर। Assume this system is to be in a state of dynamic equilibrium, that is under these conditions rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase in the same। क्या बोल रहा है, आप एक चीज बताओ मुझे, जैसे आप उसको कवर करोगे या उसको प्रेशर डालोगे या वेट रखोगे, क्या होगा, पार्टिकल्स अंदर जाना शुरू होंगे। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन बाय कंप्रेसिंग द गैस टू स्मॉलर वॉल्यूम। आप उस वॉल्यूम को स्मॉल करना चाहते हो, उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको बंद कर दिया आपने और धीरे धीरे बंद होना शुरू हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आप प्रेशर लगा रहे हो उसके ऊपर वेट रख के। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब छोटे से वॉल्यूम में अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं, दे विल कम क्लोजर over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface। अभी एक चीज बताओ, जो पहले यहाँ पे ये सरफेस थी मान लो, तो यहाँ पे कितने पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस को, बहुत कम। बट लेटर स्टेज पे जब आप प्रेशर लगा देते हो, वेट रख देते हो, तो ये पार्टिकल बढ़ जाते हैं, ज्यादा पार्टिकल अब अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर, मतलब ये अंदर की तरफ जाना चाहते हैं, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बट इट इज अंडर प्रेशर। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड।
अब वो डिपेंड करेगा, आप जितने भी बाट रखोगे, W1 रखा, W1 फिर W2 रखोगे तो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, वापस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, फिर W3 रखोगे तो और बढ़ जाएगी। ओके, बोलो भाई। रीच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन एंड दस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको जस्ट एक एक्सपेरिमेंट बताया किस तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो। आई होप ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये आपको डायरेक्टली कोई नहीं पूछने वाला, मल्टीपल में कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हेनरीज लॉ जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है हेनरी लॉ, क्या बोला हेनरी ने, अब ध्यान देना थोड़ा, बहुत अच्छे से सीखने के लिए कोशिश करना। हेनरी लॉ क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब उस गैस के ऊपर प्रेशर कितना डलेगा, इफ प्रेशर इज मोर सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। कितना इजी है, आप मुझे बताएंगे हेनरी लॉ, एक बार खुद खुद पढ़ के याद करो, कोशिश करो, कोशिश करो एक बार मन में याद करने की। याद हुआ क्या, देखो समझना है, समझ जाओगे तो याद जल्दी होता है। क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। आपको डाल्टन्स लॉ पता है, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, आपको डिफरेंट गैसेज जब डालते हो, किसी चीज के अंदर मिक्स करते हो, तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो किस रेशो से होता है, एज पर देयर मोल प्रोपोर्शन। हर गैस, मान लो इसमें 4 गैसेस हैं, तो चारों गैसेस के मोल फ्रैक्शन होंगे, कुछ चारों गैसेस के मोल फ्रैक्शन होंगे, तो जितना उनका मोल होगा, जो जिस रेशो में उनका मोल होगा, उसी रेशो से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, फिर से बताऊं। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डाल्टन्स लॉ क्या था। डाल्टन्स लॉ, मान लो डाल्टन बोलता है P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। अब यहाँ पे पी ए पी बी पी सी पी डी क्या है, जब आप मोल की बात करते हो, ध्यान से सुना, इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर है, मतलब पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, आपने वो गैस कितनी डाली है, उसका प्रेशर कितना है। मान लो सबको आपने इक्वल इक्वल डाली है, सबको इक्वल इक्वल, तो सब 1/4 1/4 1/4 होगा, समझे कि नहीं। तो इसका पार्ट कितना होगा, 1/4 पार्शियल प्रेशर। अगर कम ज्यादा डाला है तो इसका मतलब उनके मोल कम ज्यादा होंगे, और मोल कम ज्यादा होंगे तो उसके पार्शियल प्रेशर भी कम ज्यादा ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। जबरदस्ती नहीं है, अगर नहीं आया तो और अच्छे से बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कृतिक को फोन करना पड़ेगा क्या भाई, हम्म, उसको पता नहीं है शायद। हम्म, ओके, हेलो, नमस्ते जी। हाँ, ये कृतिक क्लास में नहीं, ढूंढ पढ़ते हैं यार, समझ में नहीं आता, कल की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, कभी क्या बात कर रहा है, ढंग की बात समझ में आती है ऐसे लोगों को। हाँ जी, तो आपको डाल्टन लॉ क्लियर हुआ। तो डाल्टन ने बोला था कंटेम्परेरी ऑफ हेनरी, मतलब उसी को कंटेम्परेरी बोल रहा। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है, अरे भाई जो बातें वो बोला है हेनरी, कंटेम्परेरी बातें, वही बातें वो भी बोल रहा है, कौन, डाल्टन वाली, हेनरी।
तो contemporary of Henry also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. बात समझे? जो भी जितनी भी गैसेज होंगी सबके पार्शियल प्रेशर गैस की होगी ना, और फिर बाद में उनका सम किया जाता है. इफ यू यूज द मोल फ्रैक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मोल फ्रैक्शन ही आपको यूज करना है, क्योंकि कुछ गैसेस भारी होती हैं, कुछ गैसेस हल्की होती हैं, किसी के पार्टिकल बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मास से आप काउंट नहीं करेंगे. क्योंकि अब जाके धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही होगी मोल की बात क्यों होती है. क्योंकि मोल में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं. जब भी मैं बात करूंगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसमें कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो वाले 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. अब मैं चाहे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन गैस, उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे. लेकिन H2 का मास अगर मैं 2 ग्राम लेता हूं तो ऑक्सीजन का मास मुझे कितना लेना पड़ेगा, 52 ग्राम. तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं मास के थ्रू जाऊंगा तो मुझे कैलकुलेशन नहीं मिलने वाली है. तो हमें सिमिलैरिटी कहाँ मिलती है, सिमिलैरिटी मिलती है इनके मोलार मास. क्योंकि एक मोल कोई सी भी गैस आप ले लो 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा और उनके नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा सेम रहेंगे. पढ़े हो ना, 22.4 लीटर या 22.7 लीटर, बहुत अच्छे से समझाया था मैं 11th क्लास में. ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज क्यों आते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, अब उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. तो आपको मोल समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे जो भी गैस की बात हम करेंगे, मोल फ्रैक्शन, ज़्यादा घबराना नहीं, मैं कुछ चीज़ें पीछे की चीज़ें करा. अब आपने पूछा तो क्या हो गया भाई, भाग क्यों रही है. अब ध्यान देना, अब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ध्यान दो. अब यहां बोलता है देन इट कैन बी सेड दैट, अब मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात हो रही है. अब उसके बाद क्या बोलता है, देखो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. ये बताओ मुझे, आपको समझ में आई कि नहीं. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कोई भी गैस है उसका जो भी मोल फ्रैक्शन, मान लो 3 गैसेज हैं, 2 गैसेज हैं, तो उस गैस का, पर्टिकुलर गैस का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा इन दी सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू दी. अब जब उस मतलब थोड़ी अगर कम गैस होगी तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, ज़्यादा गैस होगी तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. तो उस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन. अब एक बार खुद से पढ़ो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर. हाँ, समझ में आया कि नहीं, बोलो, ये बात क्लियर हुई या नहीं. हेलो, हाँ, क्या करूं, बोलो. यार तुम्हारे पास कितने मोबाइल हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में कितने मोबाइल है पहले बताओ, और मुझे कितने नंबर दिए आपने. तो मम्मी का दिया तो मम्मी वाले पे आएगा, मुझे थोड़ी सपना आ रहा है तुम्हारी मम्मी का फोन है, पापा का फोन है. हाँ जी, तो ये बात क्लियर नहीं हुई तो मैं और अच्छे से बताऊं. आपको पार्शियल प्रेशर समझ में नहीं आ रहा क्या. पार्शियल प्रेशर का मतलब है किसी भी कंटेनर में जब आपने गैसेज जो भरी हैं, उसका कहने का मतलब ये था, मान लो 5 गैसेज हैं तो पांचों गैसेज का अपना अपना प्रेशर होता है. तो डिपेंड किस पे करेगा, कितने मोल कौन सी गैस है. समझ गए कि नहीं, बोला करो यार फिर. अब यहाँ पे बोल रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट. अब ये बता रहा है कि ये वाली जो है
कॉमनली यूज्ड लॉ जो है ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखो अब वहां पे हम बात कर रहे थे, गैस के प्रेशर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्टली अब बोल रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस। कोई भी गैस है जो वेपर फेस में है उसका पार्शियल प्रेशर P है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब उसके कितने मोल फ्रैक्शन है उसके हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर बनेगा। किसमें? इन द सॉल्यूशन। और एक चीज और सुनना, यहां पे एक बात और करता है बोलता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब इंपॉर्टेंट है बात, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज मालूम है कि नहीं, अभी मैं पूछूंगा पता चल जाएगा। P इज इक्वल टू KH। KH क्या है? KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या हमेशा एक ही रहता है, जैसे आप लोगों ने अभी तक न्यूटन्स कांस्टेंट पढ़ा आपने, और दुनिया भर के कांस्टेंट आपने पढ़ रखे हैं, तो क्या ये KH भी कांस्टेंट होता है? नो, ऐसा नहीं है। हर गैस का अलग है और हर टेम्परेचर पे अलग है। हर गैस का और हर टेम्परेचर पे अलग है। और ये है मोल फ्रैक्शन एक्स क्या है? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज एक्स, और वेपर प्रेशर क्या है? P। तो अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा तुम्हें और अच्छे से बता दूं, अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो KH क्या होगा? कम होगा, सीधी सी बात है। अगर P मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं, मान लो P 6, कुछ भी होला, कुछ भी मान के चलो, बस 16 है P, KH है 8, 2 होगा। अब अगर मैं उस बर्तन में, कंटेनर का प्रेशर उतना ही रखता हूं, 16 ही रखता हूं मान लो, तो और मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया आपकी, अब क्या होगा KH की वैल्यू? तो इसका मतलब मैंने मोल फ्रैक्शन डबल किया, ध्यान रखना, मैंने मोल फ्रैक्शन डबल किया तो KH की वैल्यू हाफ हो गई। समझ में आ रहा है ना? मोल फ्रैक्शन मैं 4 टाइम्स कर देता हूं 8, तो ये 1/4 टाइम हो जाएगा ये KH। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको KH की वैल्यू, KH कैसे वेरी करता है। थोड़ा सिंपल था मैथमेटिक्स है, वो समझ में आ गया होगा। P इज इक्वल टू KH। तो ये P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां बता रहा है हियर KH इज हेनरीज लॉ, क्लियर हो गया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट वेरी करता है, ध्यान रखना। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब चलो ये ग्राफ मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये है मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का की गैस का जो मोल फ्रैक्शन है ये, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, पार्शियल प्रेशर। अब इन दोनों के बारे में ध्यान देना, ये मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो आप, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और अब एक्स एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है जब, तो P क्या होगा? बढ़ेगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि एच को छोड़ दूं, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? बोलो भाई, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को अलग कर दिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, इक्वल करने के लिए इसको यहाँ पे कांस्टेंट नंबर डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर हमेशा के लिए नहीं है, इट डिफर्स एज पर सिचुएशन, गैस टू गैस एज वेल एज टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, पार्शियल टेम्परेचर पे भी होगा ना, समझ रहे हो कि नहीं बात को? टेम्परेचर पे भी तो बदलेगा ना। एक टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो या बहुत कम कर दो, 0 डिग्री कर दो, तो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना, उसके ऊपर भी, तो टेम्परेचर के ऊपर भी। तो ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा? ये देखो, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो सीधी सी बात हो, गैस बढ़ा रहे हो आप, इसका मतलब आप किसी भी रिएक्शन हो रही है, या मान लो साइकिल में आप हवा भरते हो, तो जब हवा भर रहे हो आप, तो वहां तो खैर कंबाइन गैस है, आप प्रेशर जैसे जैसे पंप करते हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, गैसेस ज्यादा होती जा रही हैं।
जितने मोल थी पहले उससे ज़्यादा बढ़ बढ़ के आप डाल रहे हो, उसके अंदर पंप करते हुए जा रहे हो। तो जब आप पंप करोगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? मैं बहुत धीरे बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह। प्लीज समझने की कोशिश करो, कोई चीज समझ में नहीं आए जरूर एक बार पढ़ो, अच्छे से समझ जाओ। ये सारी चीजें पढ़ के रखोगे तो आगे वाली चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ये ग्राफ है। ये ग्राफ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज। अब वही बात आ रही जो मैंने बता दिया आपके, एट द सेम टेम्प, और पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है, उसी सेम टेम्परेचर पे वो उसकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। मान लो अगर मैं 298 केल्विन लेता हूँ तो 298 केल्विन पे O2 का अलग होगा, CO2 का अलग होगा, HCl का अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज, नाइट्रोजन का अलग होगा, तो KH की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, उसी बात को थोड़ा दोहरा रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इट ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 2.11 दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH, अब ध्यान से सुनना, ये KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी एट ए गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हाँ व्हाट हैपेंड, हाँ ठीक है, हाँ जी बातें समझ में आ रही हैं। क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर KH की वैल्यू हायर है, KH की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, एट ए गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? भाई सीधी सी बात, आपने के पढ़ा दिया, मैंने मैथमेटिकल रिलेशन बताया था आपको, के एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू कम होगी का इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब दूसरी गैस लो, हो सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके के एच की वैल्यू कम हो, जैसे ही आपको के एच की वैल्यू कम मिलेगी, साफ साफ पता चल रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे, और जब मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। मान लो आप थम्सअप के अंदर, कोई कोई बच्चा थम्सअप के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डाल देता है मान लो, और एक कार्बन डाइऑक्साइड डालता है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी केएच की वैल्यू कम है भाई, और ऑक्सीजन की केएच की वैल्यू ज्यादा है, तो इसके मोल फ्रैक्शन कम आएंगे, इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएंगे। आई होप अब समझ में आना शुरू हो गया होगा अच्छे से। भाई सो मत जाना यार, ध्यान से सुनते रहो। तो आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। हाँ यहाँ पे बोला दिस सजेस्ट दैट के एच इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस, वो गैस कौन सी है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा के एच की वैल्यू। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH at a given pressure, the lower is the solubility of gas in the liquid. It can be seen from table 2.2. The KH value for both N2 and O2 increase with increase of temperature. बता रहा है कि KH की वैल्यू बढ़ती है। अब आप खुद ही बताओ मुझे, जब KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी या नहीं? आपने है ना ऊपर आपने पी पढ़ा ना, जो प्रेशर बन रहा है उस लिक्विड के अंदर, KH की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, सीधी सी बात, एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, उसके अंदर कम कम मोल जा रहे हैं उस पर्टिकुलर गैस के। तो यहाँ पे बता रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कि अगर आप उसका इंक्रीज करते हो टेम्परेचर, तो इंडिकेटिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम करोगे तो केएच की वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी, तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। देखो जैसे 293 और 293, चलो हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, 293 पे केएच की वैल्यू है 69.17, दूसरे टेम्परेचर पे तो नहीं लिखा हुआ यार ये, चलो इन दो गैसेस की लिखा हुआ है, चलो इनको देखो, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की 293 पे कितनी है, 34.86, और फिर कंपेयर करो 303 पे, टेम्परेचर 5 कितने डिग्री बढ़ गया, 10 डिग्री, 10 केल्विन बोलो या 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, डजेंट मैटर, एक ही बात है।
अब ऐसे में क्या देखते हो आप, कम टेम्परेचर पे KH की वैल्यू कम है, और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया KH बढ़ गया, KH बढ़ गया मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई, फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन कम हो गई। समझ में आया? अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से KH का क्या रोल है। यहाँ बोला इट इज ड्यू टू द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज solubility of oxygen will be more because KH is less. If KH is less, temperature is less, तो KH will also be less, और KH कम होगा तो solubility will be हेलो, हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर हैं अगर, तो मेरे ख्याल से आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मजा आ जाएगा समझ के। हाँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल यहाँ पे वही चीजें हैं, देखो P इक्वल टू KH यहाँ ले लो, ठीक है कि नहीं, इंटू एक्स, तो P इक्वल टू KH। लेकिन अब यहाँ पे x मतलब पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पता करना चाहते हो आप, x का मतलब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, तो कितना होता है भाई, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। अभी पार्शियल प्रेशर किसका है, ये नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो प्रेशर है वो गिवन रहेगा, KH की वैल्यू गिवन है, तो आप आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। आप खुद करेंगे, मैं समझाऊं। यहाँ पे काम करना, ये जो n मोल लिखा हुआ है ना, इसको नेग्लेक्ट करता है, बिकॉज इस वैल्यू से इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करेगा। यहाँ पे आप सोचोगे अरे ये n कहाँ चला गया, तो ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है, ये बहुत कम है। 1 लीटर पानी में कितने मोल होता है पानी का, ओ सॉरी, कितने मोल होते हैं पानी, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, और 18 ग्राम में क्या होता है, 1 मोल होता है। तो 1000 में जब आप 80 से डिवाइड करोगे तो आपको 55.5555 ऐसे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसने 55.5। आई होप याद रहेगा आपको। चलो इस सवाल को आप खुद करो, समझो, करो, नहीं समझ में आए तो प्लीज मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊं, राइट। और रिकॉर्डिंग कर देता हूं बंद। अब इसके बारे में थोड़े यूजेज बोलता है, ध्यान से सुनना। Henry's law finds several applications in industry and explains some biological phenomena. Notable among these are, अब ध्यान से सुनना, to increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water। आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ ऑलरेडी में, थम्स अप वगैरह के अंदर CO2 या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है या सोडा वाटर है, हमेशा अंडर प्रेशर रखी जाती है। अंडर प्रेशर जब आप रखोगे तो द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में जब बॉटल को सील करोगे तो solubility of carbon dioxide will be increase in the solution में कार्बन डाइऑक्साइड की solubility बढ़ जाएगी। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा solubility बढ़ेगी। क्लियर है ना ये बात? दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्यूबा डाइवर्स, डू यू नो स्क्यूबा डाइवर्स? अरे कभी देखा होगा आपने, कुछ चैनल वगैरह देखते हो अगर तो आप लोग, हाँ, नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह देखते हो तो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, अपने पीठ के ऊपर ऑक्सीजन बंधी हुई होती है और वो अंदर जाते हैं। मस्ट कॉप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस। आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये सी का लेवल, सी का ऊपर का लेवल है ये, और जो बॉडी है जिसकी, जो स्क्यूबा डाइवर की, मान लो ये है, तो जितना भी एरिया है आप बता सकते हो इतना इसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है। बात समझ रहे हो? इतनी हाइट का पानी इसकी बॉडी के ऊपर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको मालूम है कितना पानी हो गए? अरे बोलो यार। डिपेंड्स अपॉन द हाइट, डिपेंड्स अपॉन हाइट। हाइट जितना ज्यादा होगा, भाई बॉडी का एरिया निकाल लो आप, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया इंटू हाइट। पढ़ा है ना बात तो आपने? तो हाँ, एरिया इंटू हाइट। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी तैरता हुआ जा रहा है नीचे की तरफ,
बहुत देर तक नीचे नहीं रह पाता हो, तो बहुत देर नहीं रह पाएगा। क्यों? अनकंफर्ट फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कॉप विद हाई, लेकिन फिर भी वो गैसेस कौन कौन सी लेके जा रहा है, क्या क्या होता है आगे देखो। हाई कॉन्सेंट्रेशन डिजॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। अब जो सांस ले रहा है वो, उसकी सिलेंडर में जो गैसेस भरी हुई है, हाई प्रेशर है उसके अंदर अंडर वाटर, इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। अब रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो जैसे हम लोग हैं, बाहर हवा में हैं, अर्थ के ऊपर हैं, और हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जो ऊपर का प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओनली एटमॉस्फेरिक, बट द पर्सन हु इज डाइविंग इनटू द सी, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उसके ब्लड में बढ़ जाएगी या नहीं, हाई प्रेशर। अभी आप हेनरी लॉ पढ़ के आए कि नहीं, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे या नहीं भाई? ज्यादा प्रेशर, जैसे आपने थम्स अप वगैरह में ज्यादा प्रेशर पे आपने डाला तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई थी, बिकॉज आपने हाई हाई प्रेशर पे, इट वाज अंडर हाई प्रेशर। भी जो स्क्यूबा डाइवर है वो पानी में तो कूद गया अंदर, अब जब वो सांस ले रहा है, जब सांस ले रहा है वो जिस सिलेंडर के थ्रू, जरूरी नहीं हो कि वो प्योरली ऑक्सीजन, ठीक है, उसके अंदर कुछ मिक्स करके भी जल्दी लेके जाती है गैस। क्या होती है? इंक्रीज्ड प्रेशर। अब उस बॉडी के ऊपर, जो बॉडी अंदर गई है पानी में स्क्यूबा डाइवर की, उस समय वो हाई प्रेशर पे है, उसके ऊपर कितना सारा पानी है, तो हाई प्रेशर पे हो गया। अब वो जैसे ही सांस लेगा, when the diver comes towards surface the pressure gradually decrease। अब जब अंदर था, सांस ले रहा था, तो solubility तो इंक्रीज हो गई थी नहीं। अब जब वो when the diver comes towards surface the pressure gradually decrease, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर सरफेस की तरफ आ रहा है, उसका प्रेशर कम होता जा रहा है बॉडी का। so this releases the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of nitrogen in blood। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है एक, ब्लड के अंदर क्या करेगा, बबल्स फॉर्मेशन करेगा। जैसे जैसे सुनना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है किसमें से, कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि वो क्या था पहले, कोल्ड ड्रिंक क्या था, इट वाज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, इट वाज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बट अभी ये आदमी भी जब सांस लिया था तो हाई प्रेशर पे था नीचे, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब जब वो बेचारा बाहर आता है तो प्रेशर तो कम हो गया। जैसे आप बोतल खोल देते हो तो क्या कहानी बनती है मालूम है आपको, जब आप बोतल का ढक्कन खोल देते हो तो क्या होता है, बोतल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आके इक्विलाइज करना चाहती है, तेजी से भागती है। वैसे ही जो जो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी डाइवर्स की के धमनियों में, क्या नाम, ये ब्लड कैपिलरीज में, हाँ वेन्स में, ब्लड ब्लड सेल, हाँ वेन्स के अंदर, अब क्या होगा, वहां पे नाइट्रोजन बबल्स की फॉर्म में निकलता है, और वहां पे क्या बन जाता है, फिर उसको बैंड बोलते हैं। दिस ब्लॉक कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे, ये बबल बनेंगे ना, वो कैपिलरीज को रोक लेंगे, ब्लॉक कर देंगे कैपिलरी, एंड क्रिएट्स मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स। क्या क्रिएट करते हैं, बैंड्स, और वो बहुत दर्द करता है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, लाइफ भी जा सकती है, क्योंकि वो डैमेज कर देगा कैपिलरी, जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं उनको डैमेज कर देगा। एनीवे प्रैक्टिकल यूज है उसका, आई होप ये प्रैक्टिकल यूज भी समझ गए होंगे आप लोग। अब ऐसे में क्या करते हैं, टू अवॉइड बैंड्स, क्या करता है, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, डाइल्यूटेड विद हीलियम, मतलब हीलियम क्या होता है, बहुत हल्का होता है ना, लाइट, तो उसको डालेंगे, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा और बैंड क्रिएट नहीं करेगा। अब मतलब इनकी 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 परसेंटेज कम हो जाएगी। अब देखो ये 56.2, अदरवाइज नॉर्मल भरोगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी क्या भरेंगे इसमें कम। वहां पे ऐसा ऐसा क्यों डाला जा रहा है, सिर्फ प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं डाली, बिकॉज प्योर ऑक्सीजन नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको
अचानक से ज़्यादा ऑक्सीजन आनी शुरू हो जाएगी। अब देखो 32 आ रही है, अगर प्योर ऑक्सीजन होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, मान लो 90 to 80%, 80% ज़्यादा है तो क्या होगा, 90 to 80% होगा तो क्या होगा, उसको उसको नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके सी के अंदर, लेकिन क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की, तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर हीलियम डाल देते हैं, तो हीलियम इस चीज़ को बैंड से बचाता है। ठीक है, लाइट लाइट है ना ये। अब नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 28, और हीलियम का कितना होता है, 4। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, इजीली इजीली निकल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन इतनी जल्दी निकल नहीं पाता, बबल्स बना के वहीं पड़ा रहता है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे सुनना, ये बहुत मजेदार है। अच्छा, आप में से मैक्सिमम लोग डिफेंस के हैं, आप में से किसी के फादर हेलीकॉप्टर में हैं, तुम्हारे पापा हेलीकॉप्टर में ही थे क्या, कभी 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 लेह लद्दाख गए हैं, लेह लेह में किसी की पोस्टिंग रही है, एनीबडी, नहीं। चलो अब मैं लेह के बारे में थोड़ा बता दूं। देख लो टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ध्यान से सुनना प्लीज, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर solubility will get decreased, solubility of gas will get decreased। और एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप किसी पतीले में या किसी बर्तन में कंटेनर में पानी को रख देते हो और फिर जैसे आप उसको गर्म करते हो, पानी के बुलबुले बाहर आ रहे हैं, क्यों क्यों बाहर आ रहे हैं, बिकॉज सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, पानी को बाहर निकाल रहा है वो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, रिटेन नहीं कर पाएगा गैस को, किसी भी गैस को वो रिटेन नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ेगा, बोलेगा जा। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको, एंड इट विल फॉलो द ले शैटलियर प्रिंसिपल। इसको एक बार पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ो, कम ऑन। चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ये अब जो भी पढ़े आप, ठीक है, अच्छी बात है, अब पहले ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है बात को। आपको 11th क्लास में देखा होगा, मान लो एक कंटेनर है आपके पास, कोई भी लिक्विड आप रख दो, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पानी की बात कर रहा हूँ, पानी के अंदर भी वेपर बनेंगे, और दूसरी कोई भी लिक्विड आप रखोगे, मान लो पेट्रोल रख दिया, पेट्रोल मैं क्यों बोल रहा हूँ, और इसको ढक दो, ढक्कन लगा दो इसको, या दूसरा कंटेनर ले लो और भी दो दूसरी चीज़ रख दो, किरोसिन रख दो, इसको भी ढक दो, थोड़ी देर ढकोगे तो क्या होगा, बोलो, इसके अंदर से फ्यूम आने शुरू हो जाएंगे, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना वॉलेटाइल है, देखो बार बार मैं बताऊंगा आपको, अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे, वो समझना है। वॉलेटाइल, वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटाइल क्या होता है, पहले बताएंगे मुझे आप। जो जितना ज्यादा वेपर बनाता है, हम उसको ज्यादा हाई वॉलेटाइल बोलते हैं। आपको पता है पेट्रोल क्या है, हाई वॉलेटाइल है, अरे बोलो, वॉलेटाइल का मतलब आप समझो, ये जो वेपर जल्दी बनाएगा, जो वेपर ज्यादा बनाएगा, उसको वॉलेटाइल ज्यादा बोलेंगे, जो कम बनाएगा वो लेस वॉलेटाइल होगा। बात समझ गए, वॉलेटाइल का मतलब समझ गए। तो अब एक चीज बताओ मुझे, ये कब तक वेपर बनाएगा, अप टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब तक अटेन करेगा, जब तक ये बनाता रहेगा, एक टाइम आएगा ये अटेन कर लेगा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ऊपर वेपर रहेंगे, कलर बदल देता हूं मैं, बस समझने के लिए तैयार हो जाओ। ये ऊपर मान लो ये वेपर है इसका, सेम सेम मटेरियल का, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ध्यान रखना, ऐसे बन गया। और एक चीज बताओ मुझे, अभी मैंने क्या किया, सेम पेट्रोल लिया, यहाँ पे
ये आपका लिक्विड है, पेट्रोल है, इसको मैं ढकना है, लेकिन ढकने से पहले मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल कोई मटेरियल इसमें डाल दिया। मान लो ये पहले ये था ऐसा ऐसा था, लेकिन बाद में जब मैंने इसके अंदर कुछ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल डाल दिया, तो इन दोनों सरफेसेस में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? बोलो भाई। ये वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल मैंने कुछ चीजें डाल दी जो ब्लू कलर की है, रेड का, आप किसी को भी कंसीडर कर लो। अब इसकी सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल आएगा तो क्या उड़ के जाएगा, वेपर बनेगा क्या नॉन वॉलेटाइल का? नॉन वॉलेटाइल के वेपर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल के बनते हैं। तो वॉलेटाइल को ऊपर आने के लिए और इस सरफेस को क्रॉस करके वेपर बनने के लिए रुकावट पैदा होगी। नॉन वॉलेटाइल मटेरियल उसको ऊपर जाने देगा, रोकेगा? बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके अंदर वेपर कम बनेंगे और इसके अंदर वेपर ज्यादा बनेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बढ़िया समझ लो। आप लोग पढ़ के भी आए हो, मुझे लगता है मैंने बोला भी था आपको पढ़ के आने के लिए, तो पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? तो पढ़ने के बाद चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? बहुत सारी, वेरी गुड। बताते रहो, मुझे नहीं आ रहा समझ में तो मैं बताऊंगा दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर बनेगा कैसा होगा? अरे रुक जा भाई, कहाँ भाग रहा है? एक बार एक काम करो, ये वाला पोर्शन आप लोग पढ़ो, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं, बता रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जरा जल्दी से पढ़ लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद चल। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ध्यान देना। तो अभी ये क्या बोल रहा है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो जब भी बाइनरी सॉल्यूशन बोलता है, मतलब बाइनरी मींस ऑलवेज टू, वी आर टॉकिंग अबाउट टू, दो चीजें हैं यहाँ पे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है दो चीजों से मिला हुआ सॉल्यूशन, दो चीजों से बना हुआ, ठीक है। अब टू वॉलेटाइल लिक्विड, दो वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों से बना हुआ बाइनरी सॉल्यूशन। एंड डिनोट द टू कंपोनेंट, अब वो दोनों कंपोनेंट, दोनों के नाम लिख रहा है, कंपोनेंट का नाम दे रहा है, एक वन है और एक टू है। तो वन वाला वन टाइप का वेपर बनाएगा, दूसरे वाला टू टाइप का बनाएगा। इसमें से कौन कम है कौन ज्यादा है बाद में बात करेंगे। When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and liquid phase। मतलब ये कि एक कंटेनर है आपके पास, एक कंटेनर में दोनों लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ढक्कन कर दिया बंद। ढक्कन बंद करना है जरूरी, और धीरे धीरे वेपर बनने शुरू होंगे। अब वेपर किसके बनेंगे? वन कंपोनेंट के भी बनेंगे और टू कंपोनेंट के भी बनेंगे, दोनों मिक्स बनेंगे। अब दोनों क्या, किसका कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो ज्यादा वोलेटाइल होगा। अरे बोलो यार, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? अब बोली नहीं हो, वेपर किसके ज्यादा बनेंगे? भाई क्या बात है, सो गए क्या? मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ जो ज्यादा वोलेटाइल हो, है ना, और साथ में जिसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। मैं आप सबको बोलता हूँ कि यार ये आप अपना कैमरा ऑन करके रखो, कि भाई बोला फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हो यार। सुनते क्यों नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है? कैमरा ऑन करो। सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन करो। कोई सो तो नहीं रहा है? हाँ भाई नूपुर, नूपुर तो पढ़ाई अच्छी कर रहे हो। ये क्या नाम है, कृतिक, तुम्हारा तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? साउंड तो कर। क्या नहीं शुरू हुआ?
अच्छा, सिलेबस ही नहीं शुरू हुआ, बहुत बढ़िया, मौज करो यार फिर तो। आगे सुनो, बहुत ध्यान से देखना। अभी दो कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट 1 का प्रेशर P1 होगा और कंपोनेंट 2 का प्रेशर P2 होगा, और दोनों को मिला के दोनों का टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर। ये बात तो समझ में आ गई आपको? इतनी देर से हम सेम चीज बार बार पढ़ रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर a binary solution of two volatile denoted 1 and 2 components. When taken in a closed vessel, both the components would evaporate. दो के दोनों evaporate होंगे। अब कौन कम होगा ज्यादा, या कौन कम evaporate होगा, कौन ज्यादा evaporate होगा, depends upon their volatility, right? And eventually at equilibrium would be established between the vapor phase and liquid. Liquid phase नीचे रहेगा और ऊपर जब आप इसको क्लोज कर दोगे तो ऊपर वेपर बन जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से पता है। Let the total vapor pressure at this stage will be P total, that is P1 and P2, be the partial pressure of the two component 1 and 2 respectively. ये बात मेरे ख्याल से कोई बात यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता शायद नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कृतिक, तुम्हें थोड़ी सी कम समझ में आएगी क्योंकि तुमने आज शुरू किया है, तो इस चैप्टर को पीछे आपको सीखना पड़ेगा। मैं वीडियो भेजूंगा। So these partial pressures are related to मोल। अभी मैंने बताया ना आपको, ये पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन में, मतलब कितनी क्वांटिटी डाली आपने, ज्यादा मोल है या कम मोल। x1 and x2 आर द टू कंपोनेंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो ये बात यहाँ इस पैराग्राफ में कोई बात क्लियर नहीं है तो मेरे से बात करो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी बात पूछने तो प्लीज पूछो। पार्शियल प्रेशर जो है टोटली किस पे डिपेंड होता है? मोल फ्रैक्शन पे। बच्चों जल्दी आगे बढ़ो, फटाफट पढ़ लो, पढ़ना है तो एक बार। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूं। इसके बारे में बात करेंगे। राउट 1886 में गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब इसके बारे में कुछ क्वांटिटेटिव समझते हो ना? एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव किसके लिए रिलेट करता है? कितनी क्वांटिटी, अमाउंट। द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हेनरीज लॉ है वैसे राउट लॉ है। राउट लॉ का स्पेशल केस हेनरी लॉ है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड के बारे में बात करता है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, ध्यान से सुनना, ये स्टेट करता है राउट्स लॉ विच स्टेट्स दैट, यहां से डेफिनेशन शुरू होती है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड वॉलेटाइल होना जरूरी है, तभी वेपर बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर बनना शुरू हो गया ऑफ ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट मान लो दो हैं तो 1 and 2, तीन हैं तो 1, 2 and 3। तो जनरली हम लोग बाइनरी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे। तो मान लो 1 and 2, दीज आर द टू कंपोनेंट, दो चीजें आपने मिक्स की, दोनों के वेपर बनने शुरू हुए। तो क्या होंगे कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब जो दोनों लिक्विड आपने डाले थे, दोनों के मोल कितने कितने, जितने जितने मोल होंगे उतना उतना उसके वेपर प्रेशर बनेंगे। 10 फॉर कंपोनेंट 1। अब अगर कंपोनेंट 1 है तो इसका मतलब P1 प्रेशर होगा फर्स्ट कंपोनेंट का, और उसके मोल फ्रैक्शन होंगे x1। और ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ अभी पीछे कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। x क्या है? मोल फ्रैक्शन। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। क्लियर? ओके, अब आगे बात करते हैं। और फिर से बोलता है P1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 था। अब उसके लिए हम लोग इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी x1 तो एज इट इज सेम है। तो P1 नॉट, P1 नॉट क्या है हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। प्योर कंपोनेंट 1 है ना जो, उसका क्या है? ये वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट है, अब दूसरे कंपोनेंट का जैसे P1 नॉट था
वैसे उसका भी पी, जैसे जैसे आप लोग अभी क्या पढ़े थे, के एच पढ़ रहे थे ना, एच में डिफरेंट लिक्विड का, डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट के एच वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। अरे बोलो, सेम वे यहाँ पे भी P1 नॉट और P2 नॉट अलग अलग प्रेशर है। ये P1 नॉट P, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ में आ रहा है नहीं? ये P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ये P1 एग्जैक्टली उसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, और ये उसका कांस्टेंट है पर्टिकुलर गैस का। सेम वे P2 का क्या होगा, P2 नॉट इंटू x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, और P2 नॉट उसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये P1 और ये P2। तो दोनों का प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2, ये बात पता है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, मैंने आपको बताया था सबका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो, तो द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ, मैंने बताया था दो सबका सम कर देना है, क्योंकि हम लोग बाइनरी कर रहे हैं तो दो ही चीजें हैं, दोनों का सम करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड इज गिवन है। तो पी टोटल कितना होगा, P1 प्लस P2, अच्छे से मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2। अब P1 और P2 की बात कर रहा है। आप एक चीज बताओ मुझे, जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा है ना कि P1 और पार्शियल की बात करेंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/2, तो कितना होता है, 1 होता है। मान लो एक 1/3 है तो दूसरा 2/3 है, दोनों मिलके 1 होंगे। अब एक चीज बताओ, अगर मैं एक चीज बोलूं कि भाई एक का पार्शियल प्रेशर, एक गैस एक का वेपर प्रेशर 1/3 है और बाइनरी है, दो ही है बस, तो दूसरे का कितना होगा, तो आप बता सकते हो हाँ भाई 2/3 होगा, सकते हैं ना। मतलब एक का पता है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, ओनली बाइनरी, बाकी में 3-4 हो जाएंगे तो फिर आप नहीं पता कर सकते इंडिविजुअली। अब बाइनरी के केस में वो बता रहा है कि अगर एक पता है तो दूसरा पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। तो पी टोटल इतना है, तो पी टोटल और क्या हो सकता है, पी टोटल के लिए P1, अभी P1 के लिए क्या लिखे थे आप ऊपर, ये देखो P2 के लिए क्या लिखे थे आप, P2 नॉट x2, ये रहा, और P1 के लिए क्या लिखोगे आप, x1 P1 नॉट, सेम वे x2 P2 नॉट। ये क्लियर है क्या नहीं, बोलो, है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये P2 नॉट को एज इट इज रखा, और P1 नॉट वो तो जो जिसका है, अब x2 की जगह पे ध्यान से सुनना, पार्शियल फ्रैक्शन की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो मोल फ्रैक्शन एक x1 है और एक x2 है, दोनों को मिला के 1 होता है, तो x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस x2 लिख सकता हूं। तो इसीलिए देखो यहाँ x2 की जगह पे इसने क्या लिख दिया, x1 माइनस x2, 1 माइनस x2 P1 नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसको हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक से कर लो, तो आपको दिखाई देगा P1 नॉट इंटू 1, ये P1 नॉट हो गया, और फिर जब आप इसको P1 नॉट को x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो P1 नॉट सॉरी ये रहा P1 नॉट x2 माइनस का है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप क्या देखते हो कि x2 यहाँ मिल गया। अब अगर आपको कांस्टेंट्स पता है, P1 और P2 के कांस्टेंट्स पता है, और एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दैट्स एनफ टू कैलकुलेट द प्रेशर, टोटल प्रेशर। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों का पार्शियल प्रेशर दो ही है, जब तो एक का पार्शियल प्रेशर पता है, दूसरे को 1 से माइनस कर दो। इसीलिए देखो इसने बड़ी चालाकी से x2, अब आपको एक ही पार्शियल प्रेशर पता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन पता है, यू कैन कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि दो जगह आपको ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 कर दिया इसने, इसी के अंदर दोनों बातें छुपी हैं, क्योंकि 1 माइनस x2 इज नथिंग बट x1। ये बातें क्लियर है नहीं। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को क्लियर कर बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट बोला, फॉलोइंग कंक्लूजन्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम दी, ये इसको बहुत अच्छे से समझना है, कुछ बच्चे ना समझ नहीं पाते,
तो चलो पहले मैं आपको ये सिखा दूं। पहले आप लोग ये बताओ, ये समझ में आए कि नहीं ये? हाँ बच्चों बोलो, ये फिगर समझ में आए कि नहीं? हैं? अरे बाप रे, फिर क्या पढ़ लिया यार तुम लोग, पूछे नहीं अपनी मैडम से? हैं? बड़ी अजीब बात है। ये प्रशांत भार्गव, तुमने पढ़ा है स्कूल में? तुम्हारे नहीं पढ़ाए? बस नोट्स दे दिए, नोट से क्या होगा, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी बच्चों को तो क्या? अरे यार, टीचर की नेट की प्रॉब्लम है तो स्कूल स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए ना। क्या हर बच्चा बहुत स्मार्ट है आपके स्कूल का? नहीं होता ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कमजोर बच्चे तो बेचारे मर जाएंगे बिना मतलब, उनको ऐसे लाइन बाय लाइन कौन पढ़ाएगा? बेटे लाइन बाय लाइन पढ़ाना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है केमिस्ट्री। जान निकल जाती है। मैं तो सोच रहा हूँ अगले साल से बंद कर दूं मैं केमिस्ट्री। इस साल तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरी प्रॉब्लम है। अब मैं घुस जाता हूँ, हर बात एक एक लाइन बताना है, हर समझाना है, इसलिए प्रॉब्लम होती है मुझे। और नहीं समझाऊं तो मुझे सेटिस्फाई नहीं होता मैं। चलो चलो ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना। ये पूरा ग्राफ बढ़िया, अगर समझ में नहीं आया तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे इस चैप्टर में, तो बढ़िया समझने की कोशिश करो। ये है वेपर प्रेशर वाई एक्सिस के, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको समझ के। ये वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस के ऊपर, और मोल प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर। सुनने के लिए तैयार हो जाओ बढ़िया से। और एक चीज बता दूं यहाँ पे मैं, x1 यहाँ पे 1 है, ध्यान से सुनना। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है भाई। मोल अभी अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी ना हमने, फिर बोलो यार। तो अगर मैं बोलूं कि x1 है ही नहीं, तो आप फिर पता है क्या बोलोगे, x1 इज 0 एंड x2 इज 1। बात समझ में आई कि नहीं? और अगर मैं बोलूं x1 ही है, x2 तो 0 है, नहीं है ये, तो आप फिर से बोलोगे x2 इज 0 एंड x1 इज 1। ये बात समझ में आई कि नहीं? और अगर एक जगह ऐसी आएगी कि x1 इज हाफ एंड x2 इज ऑल्सो हाफ, तो आप बोलोगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये तीन बातें मैंने बताई हैं, तीनों बातें क्लियर नहीं है तो पूछो, दोबारा से पूछो, फिर बताऊंगा। पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पूछना है। कृतिक, कृतिक तू माइक ऑन कर पहले। कृतिक, ये है प्रॉब्लम, देखो ये है भी या नहीं मुझे डाउट है, इसलिए मैं बोलता हूं अपने कैमरे ऑन करो। कैमरा ऑन करो भाई सभी लोग, मानते ही नहीं हो यार, सुनते ही नहीं हो। कृतिक भाई, ये हमारे यहाँ चलने वाला आइटम नहीं लगता, छोड़ो। तो मैंने दो बातें बताई आपको, x1 इज इक्वल टू 0 तो x2 इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर x2 इज इक्वल टू 0 है तो आप दोनों अगर हाफ हाफ हैं तो आप बोलोगे दोनों को प्लस करने पे 1 होगा। अब एक काम करो, ये जो है कंटेनर है, ध्यान से सुनना, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मिक्सचर आपने बनाया, दोनों चीजें मिलाई। अब ये कंडीशंस बता रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये वो जगह है जहां पे, जहां मैंने रेड लगाया है, जहां पे x1 है। अगर मैं x1 को 1 लूंगा, मोल फ्रैक्शन 1 का 1 आ गया, इसका मतलब है कंप्लीट वही है, x2 है ही नहीं, x2 है ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और ये अब फिर आगे बढ़े, यहां आ जाओ, यहां
तो इसका मतलब x2 की वैल्यू बढ़ रही है। देखो एरो इसने इधर की तरफ से लगा रखा है, मतलब अभी तक x2 यहाँ 0 था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x2 बढ़ेगा। अब x2 बढ़ेगा तो x1 का क्या होगा? कम होगा। अरे बोलो यार भाई, कम होता चला जाएगा ना, दोनों को मिला के होना चाहिए 1। दोनों का एडिशन करोगे तो इट शुड बी 1। तो जैसे जैसे x2 बढ़ेगा, सीधी सी बात है x1 अभी तो 1 था यहाँ पे इस कॉर्नर पे, अब धीरे धीरे कम होना शुरू। और जब आप एक्सट्रीम राइट में आ जाओगे तो अब यहाँ पे x2 पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, x1 कितना होगा? 0। अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो यहाँ ये पॉइंट मैंने पकड़ा और यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आ गया मैं, तो मतलब इसका वेपर प्रेशर किसका है? ये किसका है वेपर प्रेशर? मान लो 1 का है इतना, तो 2 का कितना होगा? तो इसका मतलब x2 कितना है और x1 कितना है, दिखाई दे रहा है? x1 ज्यादा है और x2 यहाँ पे आते आते थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। तो x2 और x1 दोनों का पार्शियल प्रेशर आपको दिखाई दे रहा होगा। और सब ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे आ गए x2 की कुछ क्वांटिटी है और x2 अगर सॉरी x1 थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया, x2 तो बढ़ रहा है ना, तो x2 बढ़ा और x1 का, तो ऐसे में प्रेशर दोनों का अलग अलग प्रेशर है, दोनों का अलग अलग प्रेशर। मान लो ये इतना है तो ये P1 नॉट, ये भाई सीधी सी बात है मोल फ्रैक्शन ज्यादा है भाई, 1 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है यहाँ पे, तो इसका इतना हाई प्रेशर बनता है। लेकिन P2 का प्रेशर इतना बनता है क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? सेम यहाँ x2 की वैल्यू मैक्सिमम है 1, x2 की वैल्यू 1 है, लेकिन जब x2 का प्रेशर देखते हैं तो इतना बढ़ता है, इतना ज्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे जब x1 पूरा का पूरा x1 है तो इसका प्रेशर सिर्फ इतना आता है। इसका मतलब क्या पता चलता है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है? बोलो भाई। सेकेंड वन इज मोर वोलेटाइल, है ना? तो सेकेंड वन ज्यादा वोलेटाइल हो गया, ये वाला ज्यादा वोलेटाइल है। अगर ज्यादा वोलेटाइल होगा, अब ऐसे में ये जो रिजल्ट ये रिजल्ट है P1 P2, या ऊपर ऊपर लाइन के ऊपर देखो क्या है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जब अगर जो ज्यादा वोलेटाइल है वो है ही नहीं बेचारा, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहीं तक प्रेशर बनेगा क्योंकि x1 मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे x1 कम होता जा रहा है वैसे वैसे x2 बढ़ रहा है और x2 ज्यादा वोलेटाइल है, तो ज्यादा वोलेटाइल है तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा दोनों को मिला के। पी टोटल क्या होगा? पी टोटल क्या होगा? भाई आप लोग नहीं बोल रहे हो। हम्म, एक मिनट भाई, ये P1 P2 का टोटल है ये। तो अब जब आप दोनों को मिलाते जा रहे हो, अब x1 पहले प्योरली x1 यहाँ पे था, अब अभी भी समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे था तो प्रेशर सिर्फ इतना था। लेकिन अब धीरे धीरे x1 को कम करते जा रहे हो पार्शियल प्रेशर और पार्शियल फ्रैक्शन, x2 बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे इसका मतलब प्रेशर यहाँ तक आएगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल वाला मिलाते जा रहे हो आप, और ज्यादा वोलेटाइल वाला मिलाओ और ज्यादा वोलेटाइल वाला मिलाओ, इसका मतलब x1 कम होता जा रहा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x2 का ज्यादा है यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं भाई? किसको किसको आई? सबको क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर नहीं थी, अगर ये बात आपको क्लियर नहीं थी तो बच्चों मेरे को तो ये ताजुब हो रहा है कि आप लोग इसको पढ़े कैसे, इसको कैसे पढ़ा दिया और आप लोग कैसे नहीं समझ में आया आप लोगों को। बहुत खतरनाक है बात ये तो। हाँ जी, तो ये पैराग्राफ ये सॉरी ये जो फिगर है, आई होप आप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। है बोलो यार बोलो। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ क्लियर बता रहा है, यहाँ देखो यहाँ बोल भी रहा है वन इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट टू, तो दैट्स व्हाई P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। क्लियर है ना यहाँ से? अब एक काम करो,
आप यहां से पढ़ना शुरू करो। 1 2 3 3 टॉपिक हैं, तीनों को बढ़िया से चबा चबा के पढ़ो। कोई भी बात क्लियर नहीं है, इमीडिएटली पूछो। कम ऑन, बोल नहीं रहे हो भाई? ये दोनों क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ये y1 मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट है, y2 मोल फ्रैक्शन है सेकंड कंपोनेंट का। ये फॉर्मूला याद रखना, और जरूरी नहीं है कि दो ही हो, इसीलिए जनरल फॉर्मूला बताता है पी आई इज इक्वल टू वाई आई पी टोटल, मतलब 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट हो, क्योंकि ये तो बाइनरी के लिए था, 2 के लिए, अब बाकी और ज्यादा होंगे तो पी आई इज इक्वल टू वाई आई एंड पी टोटल। बात समझ में आई? बोलो भाई, है ना? क्लियर है? चलो इस वाले क्वेश्चन को भी करो, जरूरत हो तो बताना, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप देखो, इस ऐसे सवालों को आप करते हो ना, तो आपको दिमाग यूज करना पड़ता है। क्या कर रहा है, जैसे मोलार मास है, देखो इसका निकाला, तो ये तो मोलार मास तो आपको निकालना आता ही है, लेकिन ये सोच लेना कि जो इसने निकाल रखा है तो मैं नहीं निकालूं। आपको देखो कैसे निकाल रहा है, सी को 12 ले रहा है, H1 ले रहा है, Cl को 35.5 ऐसे ले रहा है, कितना आएगा। बेशक कैलकुलेशन मत करो, लेकिन वैल्यूज कैसे कैसे ले रहे हो उन पे ध्यान दो, ठीक है? फिर मोल्स निकालने हैं, CH2Cl2 का मोलार मास कितना है? 85 है, लेकिन है कितने ग्राम? ये 40 ग्राम है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सी ये कितना है? 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। तो जब 40 ग्राम है तो कितना है मोल इसका? तो मोल भाई मोलार मास से डिवाइड करो, 40 ग्राम है तो 85 से डिवाइड करो तो आपको 0.47 आता है। ओके, और दूसरा वाला कितना क्या है? ये 25.5 ग्राम है, तो 25.5 ग्राम आउट ऑफ 119.5, इसका मतलब है इसका मोल मोल का ही आ गया। मोल आया, मोल फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन अलग होता है, मोल है ये। अब टोटल मोल कितना है? ये है 0.683। अब मोल फ्रैक्शन निकलेगा 0.47 डिवाइडेड बाई 0.683, तब ये आता है मोल फ्रैक्शन आपका। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है? सेम वे, तो अभी इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मजा आ जाना चाहिए आपको।
हो जाए तो बताना। बढ़िया क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और पूछना था मुझे आप लोगों से, सभी लोग, ये जो बीच बीच में मैं आपसे पढ़ने के लिए बोलता हूँ, आप में से कोई है जिसको बुरा लगता हो? अरे यार सर तो हमसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बता देना। ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि आपको चीज़ें सारी बता दी। अब जब खुद पढ़ते हो ना तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त बढ़ता है, और पढ़ी हुई बातें याद भी रहेंगी, और कहाँ लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में रहेगा। आज तुझे गर्मी नहीं लग रही? कहाँ फैन चल रहा है? ऊपर तो बंद है। 9 बज गए? अरे यार टाइम ज़्यादा हो गया आज। हाँ, 8:45 हो रहे हैं। क्लियर है तो आगे बढ़े अब। बोर्ड का क्या क्वेश्चन है? एज इट इज लिखा हुआ रहेगा, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एक्सप्लेन, बस और कुछ नहीं लिखेगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये एज इट इज। और अगर आप ध्यान दो तो P इक्वल टू के एच एक्स है, तो राउल्स लॉ बोलता है पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई नॉट। दिखाई दे रहा है? अब आप बोलोगे यार सब कुछ तो मिलता जुलता है, पी है, एक्स है ना, तो के एच और पी नॉट में कुछ तो रिलेशन होगा, ऐसा कुछ लग रहा है ना? बोलो। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट, ध्यान देना, वोलेटाइल कंपोनेंट एक्चुअली क्या, हेनरीज लॉ थोड़ा अलग है, वो गैस, ध्यान से सुनना, दोनों बातों में फर्क क्या है। हेनरी किसके बारे में बताता है? हेनरी बताता है कोई गैस क्या कितनी कितनी वो है, सॉल्यूबल है। राउल्स बताता है जो कंपोनेंट है उनके वेपर प्रेशर कितने बनते हैं। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा फर्क है बस। क्या फर्क है अभी समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय ये है उसका लॉ। इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस, इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, मतलब अगर कोई गैस लिक्विड के अंदर है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, एक उसमें से एक कंपोनेंट क्या है, बहुत वोलेटाइल है, दैट इट एग्जिस्ट एज ए गैस, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट solubility is given by Henry's law which states that, ये पता चल गया हमें। If we compare the equation for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that partial pressure of the volatile compound और गैस, या जो बहुत ज्यादा, सुनो ध्यान से सुनना, जो दो चीजें मिक्स की हैं, एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कितना वॉलेटाइल है, गैस की फॉर्म में आ गया मान लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझे कि नहीं? इट कैन बी सीन दैट जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर बनेगा। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एच, ध्यान देना यहाँ पे, ये के एच हेनरीज लॉ का के एच डिफर्स फ्रॉम पी वन नॉट, अदरवाइज बाकी सारी चीजें तो सेम। एक्स मोल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन है, पी पार्शियल प्रेशर है, यहाँ के एच है, यहाँ पी वन नॉट है, इन दोनों चीजों से डिफर करता है बस। Thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes, इसमें KH जो है वो P1 नॉट बन जाता है बस, और कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, क्या लिखना है, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन आपको करना है और बताना है कि डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस अगर आप आखिरी की लाइन नहीं लिखते हो KH डिफरेंस फ्रॉम P1 नॉट, तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आखिरी पोर्शन 15 मिनट या 10 मिनट का होगा, 10 मिनट वेट कर दो, दैट कितना है, एक पेज होना चाहिए, कहाँ से आ क्यों नहीं रहा, आजा भाई। हाँ, ओके।
इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई टॉट यू, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। अगर कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, तो उसका तो उसकी सरफेस पे क्या होगा, सेम प्योर सॉल्वेंट होगा, और उसी के वेपर बनेंगे। एम आई राइट और नॉट? टेल मी, क्लियर है? अब अगर इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट डाल दिया, कोई सॉल्यूट डाल दिया, अब डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा है, वेदर इट इज वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल होगा तो जबरदस्त वेपर बनेंगे, उसके भी ढेर सारे, सब बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बॉल 4 और 8 दिखाई दे रही थी, यहाँ पे उसकी आधी है। इसका मतलब हमने क्या मिला यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन वाले क्या है, ये सब नॉन वॉलेटाइल है। जब नॉन वॉलेटाइल मटेरियल आप इसमें डाल दोगे, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या करेगा, वेपर नहीं बनने देगा, खुद तो बनेगा नहीं, बाजू वाले को भी नहीं बनने देगा, क्योंकि सरफेस ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, सरफेस पूरी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, वॉलेटाइल मटेरियल को भी वो वेपर फॉर्म में नहीं आने देगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, आया? तो बस यहां से शुरू हो जाओ, ये पूरा मैं करा चुका हूं, ऑलरेडी करा दिया हूं, बस यहीं बैठा हूं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। यहां से शुरू हो जाओ, बढ़िया से चबा चबा के पढ़ना, 10 मिनट ज्यादा लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अगर निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ बता भी रहा, देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड। मतलब अगर कोई सॉलिड आप डिजॉल्व करते हो लिक्विड में, फॉर एग्जाम्पल बोलता है सोडियम क्लोराइड, नमक, ग्लूकोज, यूरिया एंड केन शुगर इन वाटर, पानी में इन सबको अगर डिजॉल्व करते हो तो क्या होगा, एंड आयोडीन, सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2 के अंदर डिजॉल्व करते हो, CH2 में किसको किसको करते हो डिजॉल्व, आयोडीन को और सल्फर को। तो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो प्योर सॉल्वेंट का जो बिहेवियर रहता उससे और कुछ मिला देने के बाद उसका बिहेवियर बदल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता वैसा अब नहीं करेगा, अब आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉलिड मिक्स किया हुआ है। ये बातें क्लियर है या नहीं भाई? अब यहां बोल रहा, हाँ अब यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये वेपर प्रेशर में ये बोला ना फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, वेपर प्रेशर का के बारे में बात कर रहा, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर। सो वी हैव लर्नड इन क्लास 5 सॉरी यूनिट 5 क्लास 11 that liquids at given temperature vaporize and under equilibrium condition the pressure exerted by vapors of liquid over the liquid phase is called vapor pressure। आपको पता है ना वेपर प्रेशर क्या होता है, उस ये यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। दोबारा से पढ़ो, 10th क्लास में पढ़े हो लेकिन भूल गए होगे, होता है ये, फिर से पढ़ो। एक ही चीज को आप बार बार पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हैं, इसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, सब भूलते हैं। पढ़ लिए, ये वेपर क्लियर हो गया। अब बोल रहा इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। अब जब प्योर लिक्विड आपने ये वाला प्योर सॉल्वेंट है, जो ये वाला मैंने रखा था, ये जहाँ पे सही का निशान लगा रहा हूँ इस वाले में, अगर ये प्योर था, जब ये प्योर था तो इसी के वेपर बनेंगे, बोलो ये प्योर है तो इसी के वेपर बनेंगे, है ना। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज ऐड टू द सॉल्वेंट टू द गिवन सॉल्यूशन, क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सोलेली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। भी किसके बनेंगे, सॉरी बीच में कुछ छूट गया, इन ए प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, ठीक है। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो अभी जब नॉन वोलेटाइल ऐड कर दोगे, जब वो खुद ही नॉन वोलेटाइल है तो
कुछ वेपर तो बनाएगा नहीं। तो अभी भी किसके बनेंगे यहाँ पे, ये उसी जो आपका लिक्विड था, सॉल्वेंट था, उसी के ही वेपर बनेंगे सॉलिडली, अकेले सिर्फ उसी के बनेंगे। This vapor pressure of the solution at given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent। तो भाई ये प्रेशर ज्यादा था, ये प्रेशर कम है। प्योर वाले का वेपर प्रेशर जितना है उससे कम बनेगा ये प्रेशर। बस 5 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं भैया? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो इस बात को। जल्दी। हाँ जी, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सब बढ़िया मजेदार है? ओह वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो, इसको ही पढ़ो, ये पढ़ते चले जाओ बस। अब आपको बहुत गोली की तरह निकल जाओगे आप। ये टॉपिक आज खत्म कर दो। कम ऑन, आप अपनी बुक से पढ़ना, मैं इधर ही बैठा हूं, जब तक नहीं हटूंगा मैं, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी। डोंट वरी। कहां तक हो गया? नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा होगा, पूरा कर लो, पूरा कर लो, यहां तक खत्म कर दो। अच्छा एक चीज बताओ भाई, सभी लोग पहले खत्म कर लो, उसके बाद मैं बात करूंगा। इसके बाद आता आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। मुझे नहीं मालूम है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी या क्लास, ये जैसे क्लास हो रही है, आई डोंट नो। एक मिनट यार, हाँ जी। तो अब ये बताओ मुझे कि वो वीडियो मैं अभी भेजूं, आज भेजूं या कल भेजूं? कल भेजूं? आज पहले इसके सारा होमवर्क या दोबारा से पढ़ लो, ठीक है? हाँ, क्या बोले? हाँ और क्या, ये तो मैंने पढ़ा दिया, अब इसमें और चाहिए क्या आप लोगों को?